मैं थका हारा बेमन सा आज ऑफिस से घर आया ही था कि मेरी नज़र सामने किचन से आती मेरी पत्नी पर पड़ी। वो देखने से ही काफ़ी उखड़ी उखड़ी लग रही थी। उसकी मनोदशा देखते ही मैं समझ गया था कि ज़रूर ही कोई बात तो है, इसीलिए मीनाक्षी इतनी रूखी रूखी सी लग रही है। मैंने हाथ मुँह धोए हुए थे, इसीलिए मैंने उससे तौलिया मांगा। उसने बिना कुछ बोले मुझे तौलिया लाकर दे दिया। मैंने उसे कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, मीनाक्षी क्या बात है, आज तुम कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। तो उसने मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखा और भड़कते हुए बोली, आपको क्या है, फिर चाहे बेटी ट्यूशन से फीस ना देने की वजह से बेइज्जत करके भगा दी जाए, या फिर बेटे पर स्कूल ड्रेस के जूते ना होने की वजह से उसे स्कूल की फुटबॉल टीम में खिलाने से मना कर दिया जाए। आपको क्या, आपको तो सुबह 9 बजे जाने और शाम को 8 आने और फिर चद्दर तान के सो जाने के अलावा एक पल की भी चिंता नहीं है, और ना कोई मेरा ख्याल। डॉक्टर ने पिछले महीने ही दवाई कराने को कहा था, नहीं तो मर्ज कभी भी अपने ज़रूरत से ज़्यादा पैर पसार सकती है। कभी तुमने ध्यान से देखा है मेरे चेहरे की ओर? ये झुर्रियाँ, बेउम्र पकते हुए बाल, जवानी में ही बुढ़िया बनती नज़र आ रही हूँ। एक पैसे की दवा नहीं नसीब होती है मुझे। ये सब तो छोड़ो, गर्मी में बच्चे तपते रहते हैं, एक पुराना कूलर लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही है तुम्हारी। मैं बेड पर बैठा नज़रें झुकाए अपनी नाकामी पर शर्मसार हो रहा था। बीवी बच्चों की परवरिश और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना मेरा कर्तव्य है, पर क्या करूं, ये मेरा दुर्भाग्य ही तो है। कहने को तो देश तरक्की कर रहा है, लोग खुश हैं, पर मैं कैसे कह पाऊं कि मैं बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से दिन व दिन ज़रूरतों के बोझ तले दबता जा रहा हूं। बिजली के बिल से लेकर घर के राशन पानी तक की कीमतें आसमान छू चुकी हैं, और पगार बढ़ाने के नाम पर दफ्तर में धमकी दी जाती है। नौकरियां कभी भी जा सकती हैं, काम नहीं है ऑफिस में, इसीलिए वहां पुरानी पगार पर काम करना मजबूरी बन चुकी है। ऐसे में क्या ही करूं। मैं बैठा बैठा अपनी पुरानी परिस्थिति से दो चार हो ही रहा था कि घर की दरवाजे पर किसी के आने की दस्तक हुई। बच्चों ने गेट खोलकर देखा तो पिताजी थे। अपने दादाजी को देख के बच्चे तो खुशी से उछल गए, लेकिन मेरी सांसें तेज हो गईं। पति ने फिर से मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मानो वो कह रही हो, अपना पेट पालने के लिए तो अपनी आंतें और गुर्दे गिरवी रखने के दिन आ गए हैं। अब ऐसे में पिताजी अस्मत आए हैं तो ज़रूर ही कोई आर्थिक समस्या को लेकर ही आए होंगे। मैंने भी नज़र चुकाते हुए एक बार मीनाक्षी की ओर देखा, पर कुछ कह पाने की स्थिति में नहीं था, इसलिए जल्दी से उठ करके पिताजी के पास गया और नज़र चुराते हुए उनके चरण स्पर्श कर उन्हें बैठने को कहा। मीनाक्षी ने भी उन्हें चरणवंदन किया और खाना खाने के लिए कहते हुए किचन में चली गई। अब मैं और भी अकेला महसूस कर रहा था। मीनाक्षी तो मुँह छिपा के किचन में जा चुकी थी। मुझे डर था पापा कहीं पैसे की कोई बात ना कर दें, इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी से बच्चों को बुला के उनके पास किया और खुद वापस कमरे में चला गया। पिताजी भी मुझे जाते हुए देख रहे थे। मैं किचन में आया तो मीनाक्षी ने कहा, पिताजी जरूर ही किसी आर्थिक मदद की आस लिख करके आए होंगे। ऐसे में इन्हें हम ही याद आते हैं। बड़े वाले भाई साहब का कोई याद ही नहीं करता। देने के नाम पर उनका नंबर आता है और जब कोई ज़रूरत हो तो सब लोग हमारे यहाँ आ जाते हैं। वैसे तो ये शब्द मीनाक्षी कभी नहीं बोलती, पर इस बार उसके घर की तंगहाली इस लेवल पर थी कि उसे मरने के लिए अगर जहर खरीदना हो तो उसके लिए भी पैसे का इंतजाम न के बराबर ही था। इस बार मीनाक्षी लगातार बोले जा रही थी और दूसरी ओर मैं था जो कुछ पाने में समर्थ नहीं था। अतः मैंने मीनाक्षी को चुप रहने के लिए कहा, तुम शांत हो जाओ, कुछ भी करके कल मैं तुम्हारी दवाई और बच्चे की ज़रूरत का सामान ला दूंगा, पर अभी के लिए पिताजी का मान रखो। उनके सामने घर में कलेश करने का मतलब उनकी मान मर्यादा के खिलाफ है। मीनाक्षी समझदार थी, पर आर्थिक तंगी का बुखार चढ़ा हुआ था, इसलिए वो बेकाबू थी। कहाँ से लाओगे, भीख मांग के या खुद को गिरवी रख के? ये मेरा काम है, क्या करूँगा क्या नहीं। तुम बस अभी जुबान के लिए शांत हो जाओ। अब मीनाक्षी शांत हो गई। वो खाना लेकर टेबल पर लगा देती है। अब पापा और बच्चों सहित एक साथ खाना खाने लगते हैं। खाना खाते टाइम पापा ने एकाएक मेरी ओर देखा और पास बैठने को कहा। मेरी सांसें और दिल दोनों ही तेज हो गया, कहीं पिताजी कोई मांग ना कर दें, क्योंकि मेरे पास अभी देने के नाम पर केवल वक्त ही था, उसके अलावा मैं जुबान भी नहीं दे सकता था। पिताजी बोले, देखो अभी काम जोर से चल रहा है, खेती का काम बहुत है, इसीलिए अभी की ही गाड़ी से वापस जाना पड़ेगा। मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ। तुम्हारी माँ बहुत चिंता कर रही थी। पिछले कुछ महीनों से तुम फ़ोन और बात बहुत कम कर रहे हो, और ऐसे तुम तभी करते हो जब तुम किसी परेशानी में होते हो। ये तुम्हारी बचपन की आदत है, इसीलिए माँ के जोर और मुन्ना और मुन्नी की याद सता रही थी, इसीलिए मैं आ गया। यहाँ तक तो ठीक था। अब मैं अबाक बैठा था कि अब पापा क्या कहने वाले हैं। मैंने एक मीनाक्षी को देखा तो वो किचन की चौखट पकड़े पापा की आड़ किए हुए खड़ी थी और पापा आगे क्या कहने वाले हैं जानने के लिए उत्सुक हो रही थी।
लेकिन आगे पापा ने अभी कुछ कहा ही नहीं, बस खाना निपटाया और मुंह हाथ धोए। ऐसा निकम्मा पति मिला है जो जेब में हाथ डाला और एक नोटों की गड्डी निकाली और मेरी ओर बढ़ा दी। ये देखकर मैं अवाक और सकते में आ गया। एक पल के लिए मैं सब और शादी खड़ा रह गया। 16 सालों में कोई साल तो ऐसा गया भाई जिसमें कोई गहना बड़े नहीं हो गए हो, इससे तो हमारी दी हुई आशीर्वाद ज्यादा अच्छा कर सको। पति हर वैसे भी इस बार फसल बहुत अच्छी हो गई थी, मैं देता है, इसीलिए कोई दिक्कत वो नहीं आई। कर इतना उन्होंने सबको दिखाती इशारा करते हुए कहा, तो पति दूसरों को दिखाने के सारे रास्ते ही बंद कर देता है। क्या देखो कितनी कमजोर हो रही है गुलदस्ता, और अपना भी निरंतर बढ़ पैसे मेरे हाथ में रख दिए। चुपचाप मेरी आंखें भर आई तैयार कर रहा था। बचपन के दिन याद आ गई। उसकी पापा हम स्कूल जाते वक्त चार आने ऐसे ही हाथ फैलाई पत्नी महत्वाकांक्षी दिया करती थी। नई नई सहेलियों के साथ और ज्यादा हो गई। मेरी आंखें झुकी हुई नहीं, खुशी नहीं होती, बल्कि प्यार और दुला से ऊंची होती। महीने के 35-40 हजार रुपए कमाने वाला हो चुके थे। उसकी जेब ज्यादा खर्च करने से उसे खुद से ही नहीं मिला पा रही। एक मध्यम वर्गीय परिवार की भी अपनी सीमाएं बच्चों के लिए माँ बाप बोझ नहीं होते, तो पति पर माँ बाप के लिए बच्चे को समझना बोझ नहीं होता। जिसकी कोई हमेशा उनका ध्यान रखते हैं। पूरे परिवार का दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय श्री राम। जमा करके रखना था आखिर मध्यम वर्गीय